गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्युत अभियांत्रिकी। लास्ट वीडियो में हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखा डीसी मोटर का। इस वीडियो में हम देखेंगे, बात करेंगे डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शनल पार्ट से। तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी मशीन में, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर, कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। तो हम सेम डीसी मोटर का या डीसी मशीन जो हमने प्रीवियस केस में ली थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसी को एनालाइज करेंगे और एज अ जनरेटर वर्क कराएंगे। तो अगेन मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डीसी मशीन रख ली है। और यहाँ लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, एनिमेशन फॉर्म में दिख रहा है कि जब हम प्राइम मूवर से इसे रोटेट कराते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये डीसी मोटर है जिसको मैं एज ए जनरेटर वर्क करा रहा हूँ। और आर्मेचर पे मैंने क्या कर लिया है, आर्मेचर टर्मिनल पे मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है, जिसे डीसी वोल्ट मीटर पे सेट कर लिया। अब इसे मैं मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देता हूँ, ये मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मीटर हमारा डीसी रीड कर रहा है। डीसी वोल्ट मींस आपका डीसी जो है जनरेट हो रहा है अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहा हूँ। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई आपकी, जो ये मैं रोटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। किसी भी मशीन को जनरेटर और मोटर हम कब कहते हैं, तो जनरेटर के केस में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देने पे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलता है। और जब मैं बात करता हूँ मोटर की, तो मैंने क्या किया था, आर्मेचर टर्मिनल्स पे एक डीसी बैटरी कनेक्ट की थी, मतलब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहा था, तो मुझे रोटेशन मिल रहे थे। ठीक है, तो अगेन मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो देखो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं रोटेट करता हूँ तो आपको देखो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगा। ये मिल रहा है, माइनस में वोल्टेज आ रहा है, ध्यान से देखो माइनस में वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि वोल्टेज जो है काफी कम डेवलप हो रहा है। ध्यान दो, जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो पॉइंट और स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो 0.2। ठीक है, ऐसे रोटेशन मिल रहा है, रोटेशन पे वोल्टेज मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपने जो स्पीड देखी होगी जब मैंने इसको एज अ मोटर रन कराया था, उस स्पीड पे मैं इसे रोटेट नहीं करा पा रहा हूँ। तो आपको क्या है, यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो कम मिल रहा है। समझ में आ गई बात। तो अगर मैं इसको एनी हाउ, यहाँ कनेक्शन शायद लूज हो गए, एनी हाउ अगर मैं इसको रेटेड स्पीड पे रन करा पाया या रोटेट करा पाया तो मुझे यहाँ 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा, जो अभी मैक्सिमम मैं 0.2 तक ले जा पा रहा हूँ। ठीक है, 0.2 0.3, इससे आगे मैं नहीं ले जा पा रहा। तो वापस से हमारी स्लाइड्स पे आते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो मशीन यूज कर रहे हैं वो परमानेंट मैग्नेट टाइप की है। तो स्टेटर पे लगी हुई है, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस परमानेंट मैग्नेट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में डेवलप हो रही है। और यहाँ हमारे रोटर पे क्या है, तो रोटर पे कंडक्टर में कंडक्टर प्लेस है रोटर पे, वो इस फ्लक्स को कट कर रहे हैं। तो हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि इन दो टर्मिनल्स पे, ये जो आपके आर्मेचर टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल्स पे हमें ईएमएफ जनरेट होके क्यों मिल रहा है। तो वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। तो जो मशीन है हमारी या डीसी जनरेटर है, वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि अगर एक कंडक्टर है जिसको पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा हुआ है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, तो एक ईएमएफ जनरेट होगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ देखा आपने, तो इसका एप्लीकेशन था ट्रांसफॉर्मर्स में, जहाँ क्या होता है, आप एक वाइंडिंग में एसी करंट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ये एसी का नेचर क्या होता है, एक वोल्टेज वी प्रोवाइड करूं तो मैं वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, किस नेचर से, तो साइनोसोडल नेचर से। तो साइनोसोडल नेचर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का होगा। तो ये हर हाफ साइकिल के बाद क्या हो रहा है, निगेटिव चला जा रहा है। मतलब फील्ड की डायरेक्शन अगर सपोज फर्स्ट हाफ में एन ऊपर और एस नीचे है, तो सेकंड हाफ में क्या हो जाएगी, एस ऊपर और एन नीचे। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है साइनोसोडली वेरी कर रही है।
दैट्स वाई एक जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे ई, वो हमारे इस केस का है कि अगर कंडक्टर जो है वो फिक्स पोजीशन में है, ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं था, वाइंडिंग आपकी जो थी कहाँ प्लेस थी, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो दोनों स्टेशनरी थे, राइट। तो अगर कंडक्टर जो है वो पर्टिकुलर पोजीशन में या स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो हमने देखा ट्रांसफार्मर के केस में। सेकंड केस ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेशनरी हो बट कंडक्टर मूव करे। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि हमारे केस में क्या है, एन और एस स्टेशनरी है ना, और हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दिस प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज और ईएमएफ अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। हाँ, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस हो रहा है, राइट। तो शॉर्ट में अगर देखें तो जब भी रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में, रिलेटिव मोशन होगा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं या लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया, तो माइकल फैराडे ने। कब किया, तो 1830 में। तो 1830 में माइकल फैराडे ने ये लॉ डिस्कवर किया, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो कहता है, बस ये वर्ड याद रखना कि when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an EMF is induced in the coil, ठीक है। अब बात करते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस नेचर का होगा, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो पहले समझते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को। अगेन दो पार्ट हो जाएंगे इसके, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ एंड डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है, तो कंडक्टर पे, ठीक है। पहले केस में क्या था, कंडक्टर जो था, एक एल लेंथ का कंडक्टर अज्यूम कर लेते हैं, एक एल लेंथ का कंडक्टर था, वो स्टेशनरी था पहले केस में। अब स्टेशनरी कंडक्टर पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या कहला जाएगा, आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। वहीं सेकंड केस में हम क्या कर रहे थे, कंडक्टर को मूव कर रहे थे, फील्ड स्टेशनरी था, तो इस कंडक्टर जो है क्या है, मूव हो रहा है, डायनामिक है। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या कहला जाएगा, डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होगा, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और यहाँ जब हम डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो डायनामिकली इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एन पोल एस पोल, बी फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स लाइंस जो है एन टू एस जा रही है, ठीक है। अब इसमें हम एक एल मीटर, एल लेंथ है, ठीक है, एल मीटर का एक कंडक्टर प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इस कंडक्टर का डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट देख लेते हैं और उस केस में ईएमएफ क्या इंड्यूस होगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस, केस वन में जब आप कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हो कि वो जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से हो रहा है, वी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ले ली हमने। तो क्या होगा इस केस में, कंडक्टर जो है वो फ्लक्स लाइंस को कट कर रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल मूव कर रहा है किसके, फ्लक्स लाइंस के। और फ्लक्स लाइंस क्या होती हैं, हमें मालूम है पैरेलल होती हैं, जो एक दूसरे को कट नहीं करती। तो इस केस में क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जीरो होगा, ठीक है, या मिनिमम होगा, क्योंकि फ्लक्स लाइंस जो कट हो रही हैं वो क्या है, मिनिमम है। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं, क्या हो अगर मैं इसको वर्टिकल मूव करूं या परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स लाइंस। तो इस केस में क्या होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो कि जब मूवमेंट परपेंडिकुलर होगा किससे, फ्लक्स लाइन से, जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में क्या होगा, फ्लक्स कट जो होंगे मैक्सिमम होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसकी इन पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाँ, प्रीवियस केस में हो रहा था क्या, नहीं, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्लक्स कट नहीं हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा है, मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको फ्लक्स कट पर सेकंड या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें बोलता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल, ठीक है।
तो एरिया कितना स्वीप कर रहा है ये कंडक्टर जब ये वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है, तो एरिया स्वेप्ट पर सेकंड बाय द कंडक्टर क्या हो जाएगा, एल इसकी जो लेंथ है इनटू वी वेलोसिटी। तो लेंथ मीटर में थी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अब फ्लक्स कट पर सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी बी मल्टीप्लाई बाय एरिया स्वेप्ट पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स कट पर सेकंड क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू वी। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो क्या निकल के आ गया, डी फाइव बाई डी टी, विच इज अगेन इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर और वी वेलोसिटी। थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये कोई ऐसी डायरेक्शन में मूव करे, तो हमने थर्ड केस में क्या है, एक एंगल से मूव कर रहा है ये, थीटा एंगल से, ये ले लिया, ये थीटा एंगल बना दिया मैंने, किससे, तो फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो सिंपल है बिल्कुल, आप इस वेक्टर के कंपोनेंट निकाल सकते हो। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट, सॉरी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला साइन थीटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, वो तो रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो पैरेलल है किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगेन मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर कंडक्टर की डायरेक्शन थीटा एंगल है किससे, फ्लक्स लाइन से, तो क्या होगा, उस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक पैरेलल टू दी फ्लक्स लाइन और एक परपेंडिकुलर टू दी फ्लक्स लाइन। आप ऐसे करते होगे ना जब आप किसी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंपोनेंट निकालते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ठीक है, तो ई कॉस थीटा मतलब जो कंपोनेंट है वो क्या है, फ्लक्स लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जीरो होगा। और ई साइन थीटा, तो अगर थीटा एंगल से मूव कर रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, या इक्वल्स टू बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा। तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर मैं इसे एक मेरे पास कांस्टेंट नेचर की मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मैं एक कंडक्टर को मूव करा रहा हूँ एक एंगल से, तो उसका नेचर क्या होगा, साइनोसोडल होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम उसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन थीटा वाला, इसको ध्यान रखना, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। जो ईएमएफ तो इंड्यूस हो गया, पर प्लस कौन सा पॉइंट होगा, माइनस कौन सा पॉइंट होगा, या अगर एक कॉइल ले लें हम तो इनमें दो टर्मिनल में पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, या अगर एक सिंगल कंडक्टर है आपका एन और एस में, तो ये लेंथ है इसकी, मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लेंथ है, अभी तक हम फ्रंट सेक्शन व्यू देख रहे थे, है ना, तो ये एल लेंथ है इस कंडक्टर की, तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव बनेगा ये देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें फ्लेमिंग्स रूल पे जाना पड़ेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना, जो इंट्रोड्यूस किया है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, दो रूल है, एक पहले पढ़ चुके हैं हम, लेफ्ट हैंड रूल, जो हमने किसमें एप्लीकेशन देखा है, डीसी मोटर पे। ठीक है, तो डीसी मोटर पे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा, वहां हमने क्यों अप्लाई किया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में मोमेंट होगा उसके लिए निकाला। मैं वापस से कैमरा ऑन कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड रूल में अब आपको क्या, मेरा हाथ दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड रूल में हमने याद रखने के लिए क्या बोला था, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स फील्ड और करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो हमें क्या पता था उस केस में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता थी, करंट की डायरेक्शन पता थी, तो हमें फोर्स मिल रहा था, और उस फोर्स से हम मोशन निकाल ले रहे थे कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं जनरेटर के केस में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा। तो ये हो गया मेरा राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड में मदर मदर चाइल्ड से याद रखना आपको, ठीक है, मदर मदर चाइल्ड। तो ये क्या हो गया, थंब क्या है, तीनों को 90 डिग्री आपको क्या कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है। तो जो आपका थंब होगा वो मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, एम मोशन, एम मदर, मदर चाइल्ड। तो एम क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड पहले के जैसा ही, और सी चाइल्ड मतलब करंट जो प्रीवियस केस के समान सेम है। कैमरा ऑफ कर लेते हैं, वापस से आते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल से कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रिप रूल क्या कहता है, यहाँ पे देख लो। ग्रिप रूल ये कहता है कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये बाकी की जो फिंगर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट की डायरेक्शन। और अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, सॉरी। ठीक है। और क्यों यूज होता है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या करंट। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन को, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है। अब डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं। सारे लॉज जो इसमें एप्लीकेबल होंगे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब समराइज करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, डीसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो स्टेशनरी है ना। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कैमरा ऑफ कर लिया सर, हाँ। तो ये N2S एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, N2S। और यहाँ पे हमने एक कॉइल प्लेस की हुई है, ठीक है, जिसके दो कॉइल साइड है, ए एंड बी, है ना। अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने जो प्राइम मूवर लगाया है, ये कपलिंग की है प्राइम मूवर से, ठीक है, जो मैकेनिकल इनपुट दे रहा है या मैकेनिकल रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है इस कॉइल को, ठीक है। अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा, ए जो कॉइल साइड है उस पे अपवर्ड, और बी जो कॉइल साइड है उस पे डाउनवर्ड मोशन होगा। ठीक है ना, ये इस तरह से मूव करेगा तो ये ऊपर जाएगी कॉइल, ये नीचे जाएगी। तो अब हम राइट हैंड रूल लगा के देखते हैं। ठीक है, तो वापस से मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट। ये मैंने अपना हाथ प्लेस कर दिया लेफ्ट टू राइट, ये वाली फील्ड की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। अब क्या हो रहा है, मोशन ये अपवर्ड साइड हो गया, ठीक है। तो करंट क्या हो गया, अंदर की तरफ। फिर से दिखा रहा हूं, ये हो गई मेरी फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई मेरी मोशन, और ये हो गई मेरी करंट की डायरेक्शन। तो कॉइल साइड ए पे देखोगे आप, तो करंट मैंने अंदर की तरफ बनाया होगा, ये अंदर की तरफ करंट है। ठीक है, समझ में आया। और वहीं हम देख लेते हैं इस बी कॉइल साइड पे। तो अगेन फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही है, मोशन डाउनवर्ड चला गया, तो करंट देखोगे यहां से अगर, तो करंट क्या हो गया, बाहर की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो पिछले केस से सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं क्या हम, नहीं। अब क्या हो गया, मोशन जो है वो डाउनवर्ड है, जो पहले अपवर्ड था, तो मैं इसको इस तरह से ले जाके डाउनवर्ड कर लेता हूं। तो अब जो बचे होंगी वो आपकी क्या बता रही है, करंट की डायरेक्शन। तो करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो हमें दोनों कॉइल साइड पे करंट की डायरेक्शन पता चल गई। यहाँ से करंट आपका बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस केस है। अब करंट जब यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जा रहा है, मतलब ये रिटर्न पाथ हो गया, ये बाहर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, और ये होगा निगेटिव टर्मिनल। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि रोटेशन है, नेक्स्ट बार में क्या होगा आपका, नेक्स्ट जैसे ही आप जाएंगे रोटेट करते करते, तो ये इस कॉइल साइड पे डाउनवर्ड लगने लगेगा। ठीक है, जैसे ही ये रोटेट होके यहाँ तक आएगी, जब ए कॉइल साइड बी कॉइल साइड की जगह पे आ जाएगी, तो क्या होगा, ए कॉइल साइड पे डाउनवर्ड फोर्स लगने लगेगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हमने उसको मैथमेटिकली भी निकाल के देख लिया कि बी इंटू एल इंटू वी साइन थीटा हो रहा है।
ठीक है, ये क्या है, साइनोसोडल नेचर है। और यहाँ भी देख लिया हमने कि हर हाफ रोटेशन के बाद क्या है, कॉइल साइड में जो करंट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो साइनोसोडल नेचर का है। ठीक है, इसीलिए अब हमने यहाँ तो देखा कि डीसी मिल रहा है, कहाँ पे, हमारे डेमोस्ट्रेशन में। तो हमें यहाँ पे एक कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, कम्यूटेटर। वही कम्यूटेटर जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब मैं आपको डीसी मोटर एक्सप्लेन कर रहा था कि कम्यूटेटर क्या होता है। इन केस ऑफ डीसी मोटर, डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। और अब हमारा कौन सा केस है, डीसी जनरेटर का केस है। और हमारे आर्मेचर पे क्या हो रहा है, साइनोसोडल नेचर का करंट डेवलप हो रहा है। तो हमारे डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर क्या करेगा, इस एसी या अल्टरनेटिंग नेचर के ईएमएफ को कन्वर्ट करेगा किसमें, डायरेक्ट में, डीसी में। तो आपको इस डीसी जनरेटर से जो आउटपुट है वो डीसी ही मिलेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सारा कवर कर लिया है ये। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझसे छूट गई कि जब ये मोशन होगा, ठीक है, जैसे आप इस कॉइल की बात करें, ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दोगे कि जब ये रोटेट होगा तो एक बार ये फ्लक्स लाइन से कट करेगा, कैसा, पैरेलल, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि एक आपका जो ईएमएफ है वो जो इंड्यूस हो रहा है इन कंडक्टर्स के अक्रॉस, उसका नेचर साइनोसोडल होगा। तो आई थिंक आपको डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक बस करते हैं। थैंक यू।